प्रिय विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स गुरु। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे तथा साथ ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, इसको डिस्कशन किया था। आज इसी फॉर्मूले पर इसकी कुछ अन्य केस करते हैं। जैसे कि हमने कल बताया था कि कोस की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। कैसे होगा देखिए। यदि हम केस फर्स्ट लगाते हैं, केस फर्स्ट n बराबर 1 और हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करूं तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए z कितना होता है 1। ये जो काम कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। और बोर का जो परमाणु मॉडल है वो हाइड्रोजन पर ही एप्लीकेबल होता है या इसके समकक्ष जिसमें ऐसे परमाणु जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो या ऐसे आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो यहां पर लगाते हैं E1 बराबर -13.6 Z की जगह हो जाएगा इनटू, पहले ये फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ E1 बराबर -13.6 Z की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, n की जगह भी 1 आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर केस नंबर 2 लेते हैं। हम कहते हैं n बराबर कितना करें दूसरा कोस, Z क्या एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए करेंगे, Z नियत रखेंगे हम लोग क्योंकि हमारा केस कल का है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा -13, यहाँ E1 की जगह E2 क्योंकि दूसरा केस है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, -13.6 Z के वैल्यू 1 ही रखेंगे और n की जगह 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 बराबर -13.6 और बटे में आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 बराबर ये इस तरह से सॉल्व होगा कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E2 आ गया, ये है E1, ये है E2। E1 का मतलब पहले कोर्स की ऊर्जा, E2 मतलब दूसरे कोर्स की ऊर्जा। फिर केस नंबर 3 से n बराबर 3 करते हैं। Z हमारा कांस्टेंट एक ही रहेगा तो E3 क्योंकि तीसरा केस है, E3 बराबर -13.6 1 का स्क्वायर क्योंकि n की वैल्यू Z की वैल्यू 1 ही रख रहे हैं, n की वैल्यू यहाँ के आगे 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये E3 बराबर -13.6 बटा 3 या 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपके, यहाँ पर हम लिखेंगे E3 बराबर माइनस, एक दफा जाएगा पहली बार तो -1 तो फिर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये E3 आ गया। इसके बाद केस नंबर 4 लेते हैं हम लोग। केस नंबर 4 n बराबर 4 जबकि Z कितना अभी भी 1 ही है तो ये चौथी बार निकाला तो E4 बराबर -13.6। मेन फॉर्मूला ये है हमारे पास, Z की वैल्यू 1 रखते हैं हम और n की वैल्यू कितना रख रहे हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो E4 बराबर -13.6 और 1 का स्क्वायर को क्या 4 चौक 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जो वैल्यू आएगी 0 भाग टूट जाएगा और ये रहेगा, इसके अंदर आ जाएगा 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केस नंबर 5 लेते हैं। n बराबर 5, Z आप कभी भी हमने 1 ही रखा है, यहाँ E की जगह E5 हो जाएगा। यहाँ -13.6 1 का स्क्वायर, Z 1 ही है, n की वैल्यू से हम 5 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E5 बराबर -13.6 बटा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सरल करते हैं, तो इसको सरल करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं अपन E5 बराबर माइनस आ जाएगा, ये टूटेगा भाग 0.54 आगे और होगा, अब 2 पॉइंट के बाद 2 ही ले रहे हैं डिजिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केस नंबर इसी तरह आप आगे भी लिख सकते हैं लेकिन हम छठा केस जो लेंगे वहां n बराबर इंफिनिटी कर लेंगे, अनंत कर लेंगे। ठीक है, तो अनंत करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे। यहाँ पर E अनंत पे कोस की ऊर्जा वो आएगा -13.6। Z के स्थान पर अभी भी 1 ही रखेंगे डिवाइड बाय n के स्थान पर रख देंगे अनंत।
अनंत का स्क्वायर अनंत होता है और किसी भी संख्या में अनंत का भाग दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने देखी 1 से लेके 5 और अनंतवें कोष की ऊर्जा। पहला कोष का मतलब है कि यहाँ पर k कोष की बात कर रहे हैं, n बराबर 2 मतलब l, इसी तरह m n, ठीक है, o और अनंत बार, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कौन कौन से कोष की हमने ऊर्जा देखी। अब इनको एक चित्रात्मक रूप से देखते हैं, फिर कल वाली जो बात है उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हमने E1 की वैल्यू निकाली थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू निकाली थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 निकाला था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 निकाला -0.85 अप्रॉक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E5 निकाला था -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आगे भी होती है, और E इन्फिनिटी निकाली इन लोगों ने 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी ऊर्जा कोषों को अपन थोड़ा सा हमने पहले भी और लिखा है कि कक्षा कोष को ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्यों कहते हैं आज उसको देखते हैं हम लोग। इस चित्रात्मक वर्णन देखिएगा, मान लीजिएगा ये नाभिक है और ये प्रथम कोष है, ठीक है। प्रथम कोष की ऊर्जा कितनी आई हाइड्रोजन के लिए, E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E2 कितनी है -3.4, तो ऊर्जा -3 बढ़ रही है घट रही है, क्योंकि माइनस में जब वैल्यू छोटी होती है तो उसका मतलब ये है कि वैल्यू बढ़ रही है। -3 से -2 हुआ, इसका मतलब वैल्यू बढ़ी है। -10 से -4 हुआ, इसका मतलब वैल्यू बढ़ी है। जब जब माइनस में वैल्यू घटती है तो उसका वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू उसका वेटेज बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, तो ये इन दोनों में रिलेशन देखा जाए तो ये इसका डबल ट्रिपल ज्यादा है, तो ये इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे, n बराबर 2, तो ये E2 कितना आया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये जस्ट डबल ही है तो इसके पास ही बढ़ा लेते हैं हम लोग, n बराबर 3, ठीक है, n बराबर 3। थोड़ा यहाँ थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, वो देख लेंगे बाद में। E3 आ गया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर हम थोड़ा साफ सफाई करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर हमने कहा यहाँ पर E4 की वैल्यू क्या थी, E4 थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E5 था हमारे -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E इन्फिनिटी थी यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा n बराबर 4 लेते हैं। n बराबर 4 में देखिएगा, इनमें थोड़ा रिलेशन देखा तो ज्यादा दूर नहीं बढ़ेगा। n बराबर 4, ये आ गया E4 की वैल्यू कितनी आई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n बराबर लिया 5, तो 5 को हमने यहाँ लिखा, E5 की वैल्यू हो जाएगी -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अपन चलेंगे अनंत की ओर, यहाँ आएंगे अनंत पर n बराबर अनंत, यहाँ पर ऊर्जा E अनंत कितनी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं ऊर्जा स्तर। इस दूसरे कोष की ऊर्जा हमेशा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी हाइड्रोजन परमाणु के लिए। इसलिए हमने कहा था प्रत्येक कक्ष या कोष की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है, अतः कक्ष या कोष को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये था आपके अभी जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा हमने निकाली और उसको यहाँ पर ये एक डायग्राम बन गया। इस डायग्राम को याद रखें, न्यूमेरिकल पर्पस में ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत छोटा होगा। अदरवाइज आपको इनको पहले फाइंड करना होगा, देन आपको वहां सब्स्टिट्यूट पुट करना होगा। एक्चुअली ये वैल्यू याद कर सकते हैं, कांस्टेंट के रूप में रहेगी क्योंकि ये चेंज होगी नहीं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें, थोड़ा इधर आते हैं। हमने बोर की अवधारणाओं को हमने पढ़ा, पहली दूसरी तीसरी अवधारणा की बात कही थी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ एक बात बताऊं, इन दोनों में देखा जाए, दोनों में निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा है, पहला कोष का ये निम्न ऊर्जा स्तर हो गया, ये क्या हो गया उच्च ऊर्जा स्तर। कंपैरिजन करें दोनों में तो ये निम्न ये उच्च। तो देखिए नाभिक से दूर जा रहे हैं, नाभिक से दूर जा रहे हैं तो ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब तो बताया ना हमने कि कोष की संख्या बढ़ती है तो ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आपको हमने यहाँ पर मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली बात बताती, ठीक है। तो आपको याद ही रखना, नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है, ऊर्जा स्तर की वैल्यू बढ़ती है।
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती है। अब हम कहते हैं ये बात यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन, ये हो गया निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, ये हो गया उच्च ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। ऊर्जा क्या करता है, अवशोषण करता है। अब जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी मूल अवस्था या स्थायी अवस्था होती है, और जिसमें चला जाता है वो उसकी उत्तेजित अवस्था होती है। उत्तेजित अवस्था अस्थायी होती है। उत्तेजित अवस्था क्या होती है, अस्थायी होती है। वापस बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन पहले इस कोष में था, अभी ये पता नहीं कौन सा कोष है, इसको मैं N1 लिख दिया और ये N2 लिख दिया। इस N1 कोष इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मूल अवस्था होगी, और मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक स्थायी होता है। और फिर जब इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में चला गया तो N2 उसकी क्या होगी, उत्तेजित अवस्था, और उत्तेजन अवस्था या उत्तेजित अवस्था अस्थायी अवस्था होती है। अतः कुछ समय के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन ठहरेगा और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आएगा, मूल अवस्था में। और जब आपको पता है इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन। वो किसके रूप में करता है, फोटोन। ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, फोटोन के रूप में होगा। तो ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा अलग अलग रेखाओं के रूप में होगा, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि बोर का मॉडल हाइड्रोजन परमाणु पर ही आधारित है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो उससे बना स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमित होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के रूप में, स्पेक्ट्रम या फोटोन कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम के रूप में करता है, ठीक है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि ये बात पूरे हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम हाइड्रोजन परमाणु के बारे में ही बात करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का एक प्रैक्टिकल भी है। उस प्रैक्टिकल में हम एक सिलेंडर लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस भरते हैं, उसको उच्च ताप या निम्न दाब पर रखते हैं तथा उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं स्पेक्ट्रम के रूप में, और उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसको याद रखें, स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा उसको अपन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऊर्जा स्तर में जा सकता है, और वहां से पुनः मूल अवस्था में लौट सकता है। तो उसी के आधार पर जो स्पेक्ट्रम होता है वो कई 5 प्रकार का होता है, उसको अपन देखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन, ये मतलब मान लीजिए पहला कोष हम मान लेते हैं मूल अवस्था है। यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष से पहले कोष में आए, तीसरे कोष से पहले कोष में आए, या चौथे कोष से पहले में आए, संक्रमण करें, पांचवें कोष से पहले कोष में संक्रमित हो, छठे कोष से पहले कोष में संक्रमित हो, सातवें कोष से पहले कोष में संक्रमित हो, अनंत से पहले कोष में संक्रमित हो। संक्रमित का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कोष में था
और कभी दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, वो सब अवस्था होगी तो पुनः मूल अवस्था में लौटेगा। तो जब मूल अवस्था में लौटेगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन, जिससे एक स्पेक्ट्रम बनेगा। उस स्पेक्ट्रम श्रेणी को हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। तो इस श्रेणी को लाइमन श्रेणी बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसका N1 होगा 1, मतलब मूल अवस्था। मूल अवस्था पहला कोष होगा और उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, तो N2 बराबर 2, 3, 4 इस तरह से कहीं से भी आ सकता है। और ये जो अंतिम पंक्ति होती है इसको हम बोलते हैं श्रेणी सीमा, श्रेणी सीमा, ठीक है। तो और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रथम पंक्ति, ये वाली प्रथम पंक्ति कहलाती है, इसका लैम्डा मैक्सिमम होता है और श्रेणी सीमा अंतिम पंक्ति होती है, इसका लैम्डा मिनिमम होता है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। उसके बाद देखो, ये तो हमने कहा मूल अवस्था पहला कोष था, जरूरी नहीं है दूसरा कोष भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष से दूसरे कोष में संक्रमित हो, चौथे कोष से दूसरे में, इसी प्रकार पांचवें से, छठे से, सातवें से, अनंत से, ठीक है। तो इस तरह से यदि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कोई भी कोष से दूसरे में आता है तो इस तरह का स्पेक्ट्रम की जो श्रेणी होगी उसको हम बामर श्रेणी, बामर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप ध्यान रखें, इसकी मूल अवस्था N1 बराबर दूसरा कोष होगा और उत्तेजन अवस्था तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा, इस तरह से अनंत होगा। इसकी प्रथम पंक्ति होगी ये वाली, तो इलेक्ट्रॉन तीसरे से किसमें आएगा, दूसरे में। ये आपको ये जो बातें लिखाई जा रही है ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। प्रथम पंक्ति कब होती है बामर श्रेणी की, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आता है। हाइड्रोजन लाइमन श्रेणी की अंतिम पंक्ति कहाँ होती है, जब इलेक्ट्रॉन अनंत से कहाँ आता है, पहले में। तो इस तरह से याद रखना है। और प्रथम पंक्ति का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा और अंतिम पंक्ति को हम श्रेणी सीमा भी कहते हैं, श्रेणी सीमा, और इसका लैम्डा मिनिमम होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि जरूरी नहीं पहला दूसरा तीसरा कोष भी हो सकता है मूल अवस्था इलेक्ट्रॉन की। तो हम कहते हैं यदि इलेक्ट्रॉन चौथे कोष से तीसरे में आए, पांचवें से तीसरे में आए, छठे से तीसरे में आए, सातवें से तीसरे में आए या अनंत से तीसरे में आए, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम का जो समूह होगा, श्रेणी होगा, उसे हम पाँचतन श्रेणी कहते हैं। पाँचतन श्रेणी, पाँचतन श्रेणी। पाँचतन श्रेणी का N1 मतलब मूल अवस्था कौन सा कोष होगा, तीसरा कोष, और उत्तेजन अवस्था इसकी चौथा, पांचवा, छठा, सो ऑन। ये इसकी प्रथम पंक्ति होगी, इसका लैम्डा मैक्सिमम होगा। ये अंतिम पंक्ति होगी, इसको हम श्रेणी सीमा कहते हैं, श्रेणी सीमा, इसका लैम्डा मिनिमम होगा। कितना होगा अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन यदि सपोज दैट इलेक्ट्रॉन आपके कहीं से भी आए और चौथे कोष में वापस संक्रमित हो जाए, मतलब चौथा मूल अवस्था माने, मतलब पांचवें से किसमें आए, चौथे में, छठे से किसमें आए, चौथे में, सातवें से किसमें आए, चौथे में, अनंत से किसमें आए, चौथे में, ठीक है। इस प्रकार की श्रेणी का समूह क्या कहलाएगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी का N1 जो होगा वो होगा चौथा कोष मूल अवस्था और N2 होगा 5, 6, 7, सो ऑन। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा उधार लेते हैं जोड़ने पर, ठीक है। अब यदि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपके छठे कोष से पांचवें कोष में आता है या सातवें कोष से पांचवें कोष में आता है या अनंत से किस में आता है, आपके पांचवें कोष में आता है। तो इस तरह की बात वार्ता में हम कहेंगे कि जब इस तरह की श्रेणी का समूह बनेगा उसको हम बोलते हैं फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। तो इसका N1 जो होगा वो पांचवा कोष होगा और N2 जो होगा छठा, सातवां, आठवां, सो ऑन। और ये वो हमने इसमें बताया नहीं, ये प्रथम पंक्ति का लैम्डा क्या होता है, मैक्सिमम, इसका ये लैम्डा मिनिमम होगा, लैम्डा मिनिमम होगा। इसी प्रकार इसका ये प्रथम पंक्ति है, ये लैम्डा मैक्सिमम होगा और ये अंतिम पंक्ति है तो लैम्डा मिनिमम होगा। ये श्रेणी सीमा होगी, है ना सीमा, ये श्रेणी सीमा होगी और ये होगी, ये भी श्रेणी सीमा है इसकी, श्रेणी सीमा। तो ये देखा आपने लाइमन बामर पास ब्रैकेट फुंड, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने
प्रदर्शित किया। और इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता है कि लाइमन श्रेणी किस प्रकाश में विजिबल होती है, किस प्रकाश में डिटेक्ट होती है, संसूचित होती है। तो आपको याद रखना है ये जो होती है वो यूवी रेज में, पराबैंगनी किरणों में इसका प्रदर्शन होता है। और बामर श्रेणी जो है वो यूवी रेज और दृश्य प्रकाश में संसूचित होती है। मतलब यदि आपको बामर श्रेणी देखनी है तो आप यूवी रे या दृश्य प्रकाश का उपयोग करके देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि पार्श्व श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, पूर्ण श्रेणी, ये सभी तीनों जो है ये तीनों प्रकाश अवरक्त प्रकाश में संसूचित होती हैं। अवरक्त प्रकाश जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, तो ये हो गया, ये विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट। ठीक है, ठीक। फिर आपन यूवी रेज हो गया। ये था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जो आपने देखा है, ये आपने जो देखा है अभी, ये सिर्फ चित्रात्मक विवरण है। इसकी गणित की व्याख्या अगले लेक्चर में करेंगे, तो जरूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब किया नहीं है, अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।